Okay, so in last class we have completed HDI and IHDI. Okay, so जैसे कि हमने देखा था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 3 चीज़ें इंक्लूड करता है आपका, ठीक है। फर्स्ट HDI जो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में, सेकंड IHDI, ठीक है, ये भी डिस्कस हो चुका है। थर्ड आज बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक GII, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। फोर्थ वन इज GDI, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड फिफ्थ वन इज, अब देखो इसके साथ अभी ये करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये करंट में है। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में जो वुमेन की सीट है वो 50% क्रॉस कर गई है और इसलिए ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये न्यूज़ में है, ठीक है। और इन दोनों के बेसिस पे हम जो मेन हमें रिपोर्ट पढ़नी है वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, गैप रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। सो वो सब लिखेंगे इनके बारे में डिटेल में, ठीक है, सारी चीज़ें हम डिटेल में लिखेंगे। सो एंड लास्ट MPI, और फिर और भी जो रिलेटेड है क्योंकि जैसे कि हमें पता है ये मॉड्यूल 2 का हमारा यानी इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए ख़त्म। और होप सो आपने नेशनल इनकम किया होगा एंड जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और भी बच्चों की मदद कीजिए, ठीक है। सबके पास फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पहुंचना चाहिए, सबको मज़ा आना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स तो जो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितना हो सके आप लोग चीज़ों को पहुंचाइए क्योंकि मुझे पता है आजकल UPSC अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल कर दिया गया है, ठीक है। बट डोंट वरी, वी विल कवर एवरीथिंग। एंड हाँ, सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आपको नोटिफिकेशन आएंगी तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, करंट अफेयर रिलेटेड हो या फिर बाकी चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें आप तक पहुँच पाएँ, ठीक है। एंड मज़ा आएगा टीम को काम करने में, ठीक है। सो देखते हैं अच्छे से, बहुत ध्यान से करना है आज हमें और हम करंट भी कवर कर लेंगे साथ में। सो मैंने कहा ना आपको इकोनॉमिक्स में या फिर जो भी सब्जेक्ट हम करेंगे अभी जैसे जैसे कर देंगे, हमारा मान के चलिए आप जैन तक तो हम सारे सिलेबस आपको पूरा सिलेबस आपका UPSC का कंप्लीट करवा देंगे अच्छे से, ठीक है। बट कंसिस्टेंसी आपको दिखानी है, ठीक है, यहाँ से कंसिस्टेंट ही रहेंगी चीज़ें बट आपको कंसिस्टेंसी शो करनी है। एंड पूरे नोट्स के साथ आपने पिछले लेक्चर्स देखे ही होंगे, आपको आइडिया आई होगा कि कितने डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एंड जो नोट्स हैं मेरे वो मोर देन इनफ है, ठीक है, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। और साथ में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्टैटिक के साथ करंट भी कवर कर रहा हूँ मैं क्लास में, ठीक है। तो जो भी चीज़ें जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसमें करंट साथ में कवर हो जाएगा, यानी आपका जो एक्स्ट्रा बर्डन करंट अफेयर का रहता है वो हम क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर माइन्यूट चीज़ें हैं वो हम वीकली करंट अफेयर में कवर कर लेंगे, ठीक है। सो बहुत ध्यान दीजिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जेंडर इनइक्वालिटी इस पर क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मेंस में भी आ सकता है एंड प्रीलिम्स में भी आ सकता है बिकॉज अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो रिसेंट में न्यूज़ में है न्यूजीलैंड में जो 2022 में अभी ये अक्टूबर में न्यूज़ आया है, मतलब 23rd का प्रीलिम तो गया, उसमें कुछ खास आया नहीं, बट वो रिपोर्ट के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर आ सकता है क्योंकि अभी मेंस भी बाकी है कुछ लोगों का, ठीक है, या फिर 2024 के प्रीलिम्स या मेंस में। वैसे भी UPSC का ट्रेंड रहा है आजकल है ना, कुछ करंट अफेयर 1 ईयर का नहीं रह गया है, पीछे से कहीं से भी पूछते हैं वो 19 के कंपैरिजन में, 20 के कंपैरिजन में, 21, 22। सो अगर आप 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेन चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एंड लास्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। सो तो ये एक्चुअली हमने देखा था जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है वो ये 5 चीज़ें कंसिस्ट करती है, जिसमें हम 2 बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आपने नहीं किया तो पहले वो कर लीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा ही, ठीक है। और आज हम GII से शुरू करेंगे। सो हेडिंग डालिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, एक मिनट,
जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, GII। तो ये 3 डायमेंशंस पे काम करता है, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है वो आपका 3 डायमेंशंस पे काम करता है। सो लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए, हमें साथ में लिखते भी जाना। इट मेजर्स जेंडर डिस्पैरिटीज, इट मेजर्स जेंडर डिस्पैरिटीज in respect of following 3 dimensions, in respect of following 3 dimensions। सो तीनों डायमेंशन हम लिखते हैं और उनके इंडिकेटर्स भी। तो आप टेबल बना लीजिए मेरे साथ, डायमेंशंस, इंडिकेटर्स। देखिए, पहला मैटरनल हेल्थ है, मैटरनल हेल्थ। इसमें 2 टर्म्स यूज़ किए गए हैं, एक MMR बता रहा हूँ क्या है, और दूसरा एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट। अच्छा, MMR क्या है आपका? मैटरनल फर्टिलिटी रेट। MMR क्या है? मैटरनल फर्टिलिटी, अभी बताता हूँ मैं ये है क्या, इसकी डेफिनेशन भी हम लिखेंगे, रेट। एंड सेकेंड है इसमें मैटरनल हेल्थ में 2, फर्टिलिटी रेट। देखिए होता क्या है, पहला ऐसे ही हमारा सेकंड भी हम आएंगे, एम्पावरमेंट, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। बट अभी पहले सबसे पहले ये देखिए, मैटरनल हेल्थ में 2 फैक्टर्स, 2 चीज़ें, MMR है, मैटरनल फर्टिलिटी रेट, एंड एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट। तो ये दोनों है क्या, ठीक है। जैसे MMR में क्या है, मैटरनल फर्टिलिटी रेट, मतलब कितनी वुमेन्स की डेथ हो जाती है पर 1 लाख। देखिए जैसे एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में पर 1 लाख वुमेन जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो जो उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू प्रेगनेंसी या फिर कभी किसी और रीज़न से, फिर या फिर फोर्सफुल प्रेगनेंसी के लिए, मतलब उन्हें एनकरेज किया जाता है। जैसे हमारे बहुत सारे सिस्टम में ऐसा है कि लड़का चाहिए घर में, ठीक है, बॉय चाइल्ड के लिए वो लोग क्या करते हैं, 3-4 लड़कियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, 5 हो चुकी हैं, उसके बेसिस पे वो फोर्सफुली 6th के 1 के लिए भी उनको, तो बॉडी एक लिमिट तक ही उनकी कैपेसिटी होती है। तो ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और इस वजह से तो जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो उस वुमेन की डेथ हो जाती है। फिर अच्छी फैसिलिटी ना मिल पाने की वजह से स्लम्स में कुछ वुमेन्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न है। फिर आपको मैं बताऊं कि अब तो ठीक है, जो सैनिटरी सिस्टम है वो गवर्नमेंट उसको बहुत बेटर कर रही है, बट स्टिल अभी भी जो ये स्लम्स एरिया है या जो बहुत ही पिछड़े हुए इलाका है, वहाँ पे आज भी औरतों को, ठीक है, औरतों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त प्रॉपर सेफ्टी नहीं मिलती है, ठीक है। एंड वही रीज़न है कि उसकी वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अभी आपको क्या समझना है कि इंडिया में 1 लाख वुमेन अगर प्रेग्नेंट है उस टाइम पे, ठीक है, तो उसमें से 133 वुमेन्स की डेथ हो जाती है, यानी बच्चा जब जन्म ले रहा है तब या तो उसके पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसी को बोलेंगे MMR। तो अभी का सिस्टम क्या है, इंडिया का सिनेरियो क्या है, 133 वुमेन्स की डेथ होती है पर 1 लाख प्रेगनेंसी, विच इज़ नॉट द गुड थिंग। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो हम ये डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें भी, स्टेटमेंट भी, इसको डेफिनेशन भी लिखेंगे MMR का, डोंट वरी। दूसरा आता है एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट। एडोलसेंट यानी कम एज में जो गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जैसे कि करीबन 15 to 19 ईयर्स की एज में, जैसे पहले राजस्थान वगैरह में शादी जल्दी कर देते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे कास्ट कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे शादी पहले, अब तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए इसके अकॉर्डिंग लॉस, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा कर देते थे। तो ये रेट पहले बहुत हाई था, बट अब तो फिर भी बेटर है। यानी पर 1000 गर्ल्स या वुमेन्स, हम ऐसा मान सकते हैं कि 13.2 अभी जो इंडिया का रेट चल रहा है। आपको डेफिनेशन लिख लीजिए, एक काम कीजिए, या फिर पहले टेबल बना लेते हैं, फिर हम दोनों डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं अच्छे से इसको, ठीक है। तो 13.2 बर्थ पर 1000 वुमेन, ये कंडीशन है अभी इसकी। तो इसको अभी डिस्कस करते हैं, हम लिखेंगे पहले सारी चीज़ें अच्छे से। सो क्लियर हुआ MMR आप लोगों को, इसकी टेंशन मत लीजिए, अभी हम प्रॉपरली लिखेंगे और इन दोनों को समझेंगे और अच्छे से, ठीक है। सो नेक्स्ट है एम्पावरमेंट, सेकंड है एम्पावरमेंट, और ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्यों?
क्योंकि अभी न्यूजीलैंड ने के पार्लियामेंट में वुमेन्स की सीट 50% से ज़्यादा क्रॉस हो गई है, मतलब 50% से ज़्यादा वुमेन्स हैं, और इंडिया में 10.5% है अभी का रेट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में है। वहाँ वुमेन्स 50 से भी ज़्यादा हो गई हैं, यानी वुमेन्स को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इक्वलिटी है। और न्यूजीलैंड ही वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने 1893 में, अब ये भी पॉइंट आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये रिसेंट बर्निंग टॉपिक है अभी, ठीक है, तो 1893 में न्यूजीलैंड ही फर्स्ट कंट्री थी जिसने सारे वुमेन्स को वोटिंग राइट्स दिए थे। ठीक है, सो एम्पावरमेंट में भी दो चीज़ें, पहला है मेल एंड फीमेल हैव एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। इसका अभी का रीसेंट डेटा मैं आप लोगों को बताऊं तो 47% आपके मेल हैं एंड फीमेल का 27.7% है, यानी 47% और अप्रोक्सीमेटली इनका 27%, यानी सेकेंडरी एजुकेशन अटेंड किया हो मेल उसमें 47% है और फीमेल्स कितनी है 27% है आपकी। ठीक है, एंड इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट आ रहा है इसी में सेकेंड, जैसे देखिए मैटरनल हेल्थ के 2 हैं, वैसे ही एम्पावरमेंट के भी 2 हैं। जो सेकेंड है शेयर्स इन पार्लियामेंट सीट, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी कितना दिया 50% से ज़्यादा प्लस है उसमें उनकी कंट्री में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन। इंडिया में अभी 10.5% है पार्लियामेंट में, इनफैक्ट 10.5% तो 2021 तक का ये डेटा दिया हुआ है। और इनफैक्ट जो स्टेट लोकसभा है, स्टेट लोकसभा उसमें सिर्फ 9% है एवरेज 9%। कितनी हालत ख़राब है, कितना कम है, समझ रहे हैं आप। सो क्लियर हो रहा है सबको ये, ठीक है। तो इसके भी 2 एम्पावरमेंट में भी 2 मेल एंड फीमेल हैव एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, 47% मेल 27%। पार्लियामेंट सीट्स कितनी है वुमेन्स के लिए, सिर्फ 10.5%। ये वुमेन्स के लिए ना, पार्लियामेंट शेयर्स इन पार्लियामेंट सीट फॉर वुमेन्स रिसेंटली अभी कितना है 10.5% ओनली। एंड लास्ट लेबर मार्केट, ये तो ऑब्वियस ही चीज़ है, इसमें तो कमी होना है वुमेन्स को हमारी कंट्री में। अभी हम लिखेंगे भी क्यों, क्या प्रॉब्लम्स है लेबर मार्केट, ठीक है। सो ये ड्रॉ कर रहे हैं ना आप साथ में। लेबर मार्केट में मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेशन ऑफ, देखिए जो हमारा वर्क लेबर फोर्स होता है, ठीक है, हमें पता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वाला जो एज है वो 15 to 59 वाला है, इनके बीच में जो होते हैं उन्हीं को हम काउंट करते हैं। तो इसमें जो वुमेन का परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 20.5% है, मेल का 71.6 है एंड फीमेल का, ये सारे डेटा एग्जैक्ट याद नहीं रखने आपको, ठीक है, बस थोड़ा बहुत अप्रॉक्स पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसमें भी लिखना है तो लिख लीजिए, ये है क्या थर्ड, मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्क लेबर फोर्स। ठीक है, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बोल सकते हैं इसको हम, LFPR बोलते हैं, ठीक है, LFPR ही लिख लीजिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो इसको फटाफट ड्रॉ कीजिए, फिर हम इसके बारे में डेफिनेशंस भी लिखेंगे अभी। ये लिख के फिर डेफिनेशंस लिख लिए, MMR की डेफिनेशन लिखिए। ये पहले ड्रॉ कर लीजिए, ये इंडिकेटर्स हैं आपके और ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है। तो 3 बेसिस पे होता है, एक मैटरनल हेल्थ, दूसरा एम्पावरमेंट एंड थर्ड वन इज ऑन लेबर मार्केट, ठीक है। तो मैटरनल हेल्थ में 2 फैक्टर्स लेते हैं हम, MMR और एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट, अभी उसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं,
आप खुद सोचिए कि एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट, एडोलसेंट जो एज होती है वो जनरली 15 टू आपकी 19 ईयर की बात होती है, जो गवर्नमेंट ने मतलब इसकी डेफिनेशन दी हुई है, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके अकॉर्डिंग सपोज कीजिए 1000 वुमेन है अगर मतलब इस एज में, ठीक है, हम कंपेयर करते हैं 1000 से, तो उसमें से 13.2 बर्थ मतलब 13 और ऑन एन एवरेज 13 वुमेन्स ऐसी हैं जो इस एज में प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अगर यानी अच्छी चीज़ नहीं है ये, आप सोचिए इस एज में चाइल्ड को बर्थ देना वो सही चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो वुमेन बॉडी है वो इतनी कैपेबल नहीं होती इस एज में, ठीक है, इसीलिए डिसीजेस वगैरह, इन्फेक्शंस एंड ये MMR ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हो क्या रहा है 15 टू 19 ईयर बॉडी की कैपेसिटी नहीं है, स्टिल वो प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चों को बर्थ देती हैं। ऐसी हर 1000 वुमेन में से 13 वुमेन्स ऐसी हैं इस एज की, ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। सो लिखिए इसमें सबसे पहले MMR लिख लीजिए, ये आपने लिख लिया ना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप मेंस में ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, GS पेपर 3 में तो यूज़ होना, ये इकोनॉमी में क्वेश्चन आएगा, मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताता हूँ कैसे आते हैं इस वजह से। सो सबसे पहले लिखिए MMR डेफिनेशन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज डिफाइंड एज the number of maternal deaths is defined as the number of maternal death per 1 lakh live births due to pregnancy or termination of pregnancy, regardless of the site or duration of pregnancy, सिंपल है ना, पर 1 लाख बर्थ कितनी वुमेन्स की डेथ हो रही है, वही है MMR, सिंपल याद रखिए, पर 1 लाख वुमेन्स कितनी वुमेन्स की डेथ हो रही है। अभी इंडिया में अगर आपको डेटा लिखना है तो 133 वुमेन्स डेथ पर 1 लाख, ठीक है। सेकेंड लिखिए एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट, एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट, उसमें लिखिए द एनुअल नंबर ऑफ बर्थ्स to women aged 15 to 19 years, per 1000 women in that age group, क्लियर हुआ। अभी इंडिया में 13.2 बर्थ पर 1000 वुमेन, 13.2 बर्थ पर 1000 वुमेन, पर 1000 वुमेन। इनको ये रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है हमारी, ठीक है, लिख लीजिए फॉर इंडिया GIA वैल्यू is 0.488 and India's rank is 123 out of 162 countries. India's rank is 123 out of 162 countries, ठीक है। तो हमारा रैंक कितना है, 123 है। ये 2018-19 के आसपास 127 था, अभी 123 के आसपास आया, 20 या 21 का डेटा ये, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट 22 के बहुत सारे डेटाज नहीं भी आए हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ठीक। सो ये लिखा आपने सबने अच्छे से। नेक्स्ट
सो लिखिए नेक्स्ट जेंडर रिलेटेड GDI, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्लियर है आप लोगों को एकदम? 3 डायमेंशन याद रखना। देखिए HDI हमने किस पे कैलकुलेट किया था? हमने उसमें जो डायमेंशंस लिए थे वो एक लिया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सारी मार्कर से बदल जाती हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। फिर हमने एजुकेशन लिया था, इसमें 2 लिए थे, याद है आपको? कौन कौन से? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक। एंड लास्ट हमने लिया था GNI पर कैपिटा इन PPP, ठीक है। ये 3 टर्म्स में हमने HDI कैलकुलेट किया था। और मैटरनल हेल्थ एम्पावरमेंट लेबर मार्केट, ये हमारा जेंडर इनइक्वालिटी कैलकुलेट करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा, इसी से रिलेटेड है, वो भी इसको रफ कर रहा हूँ मैं, होप्स आपने लिख ही लिया होगा। ये बहुत ही अच्छा सिलेबस दिया हुआ है UPSC का। एक्चुअली थोड़ा सा लंबा है बट इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है ना आपको कि अलग ही मज़ा है इसका, ठीक है। सो नेक्स्ट है GDI, जेंडर रिलेटेड या जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम ग्लोबल गैप जेंडर ये रिपोर्ट करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। GDI ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए GDI क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ HDI फीमेल, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ फीमेल अलग से निकाला जाता है एंड फॉर मेल अलग से निकाला जाता है, ठीक है। दोनों का अलग अलग। जैसे पहले अभी हमने ओवरऑल HDI कैलकुलेट किया था 3 फैक्टर्स पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इन 3 फैक्टर्स पे हमने कैलकुलेट किया था। उसमें एजुकेशन के 2 थे, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड सेकेंड था एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी अभी कितना पढ़ेंगे, ये सब बहुत डिटेल में हमने किया है, ठीक है। अब देखिए ये अलग से, अब पहले तो हम ओवरऑल HDI कैलकुलेट करते हैं, अब हम क्या करेंगे, मेल के लिए अलग से निकालेंगे HDI फॉर मेल एंड ऐसे ही निकालेंगे HDI फॉर फीमेल, HDI फॉर फीमेल एंड HDI फॉर मेल। दोनों का निकाल के दोनों का रेशियो निकालेंगे, उससे GDI की वैल्यू आएगी। तो ये हमें ये बताएगा कि जेंडर डिस्पैरिटी कितनी है, इनइक्वालिटी कितना है जेंडर के टर्म्स में, ठीक है। सो GDI बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका ये GII है वो हमें इनइक्वालिटी के बारे में बताता है, यानी क्या प्रॉब्लम्स है वुमेन्स को हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके या एम्पावरमेंट को लेके। बट GDI आपको बेसिक कंपैरिजन करके देता है कि रियल में इनइक्वालिटीज़ किस तरीके से है। और जो हमारी GDI वैल्यू है वो आपकी 0.820 है, विच इज़ लेस देन वर्ल्ड एवरेज, लेस देन वर्ल्ड एवरेज। एंड जो हमारा रैंक भी है वो नियरली 150 प्लस है, यानी 155 आउट ऑफ 164 कंट्रीज। सो बहुत दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फीमेल के लिए जब HDI कैलकुलेट होता है तो ये 22.5 to 87.5 एज ली जाती है, और जब मेल के लिए कैलकुलेट होता है तो 17.5 to 18.5 एज ली जाती है। ऑब्वियस है कि वुमेन का जो एवरेज लाइफ होता है वो ज़्यादा होता है अभी के टाइम में। अभी के टाइम में क्या, हमेशा से इन कंपैरिजन टू मेल, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं, ठीक है। यानी 3 to 4 ईयर्स ज़्यादा होता है, वुमेन ज़्यादा जिंदा रहती हैं, ठीक है। सो क्लियर हो रहा है सबको? सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी याद रखिएगा, ये दोनों तो सब में सेम रहता है। फीमेल में ये 22.5 to 87.5 है, और जब HDI मेल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है उसको हमने रखा हुआ है 17.5 to 82.5, और ओवरऑल तो हमको पता है एवरेज 22, हम लोग 85 ले रहे थे पिछला वाला। सो ये स्पेसिफिकली फीमेल के लिए लेते हैं। एज डिफरेंस मतलब ये मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू एज के लिए कितना जिंदा रहेंगे उसके लिए, मिनिमम मैक्सिमम। और इसमें 22.5 to 87.5 है, इसमें 17.5 to 82.5 है। तो दोनों, और ये दोनों के लिए सेम रहता है। तो खाली ये अलग क्या रहता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग रहती है, बिकॉज एज वुमेन्स जनरली ज़्यादा जिंदा रहती हैं इन कंपैरिजन टू मेल, ठीक है। सच्चाई यही है। सो
HDI फीमेल निकालेंगे हम और HDI मेल निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, हमें GDI मिलेगा। GDI हमें कंपेयर करके देता है कि वुमेन्स की कंडीशन क्या है, और हमारा 0.820, इसको बहुत बड़ी वैल्यू मत समझिए, ये वर्ल्ड एवरेज से भी कम है, ठीक है, ये वर्ल्ड एवरेज से कम है, ठीक है। सो क्लियर है सबको? सो ये लिख लीजिए शॉर्ट में, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, रेशियो याद रखिएगा। एक खाली लिख लीजिए, लिखना है तो एक स्टेटमेंट, इट मेजर्स जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में लिखिए, इट मेजर्स जेंडर डिस्पैरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 डायमेंशंस ऑफ HDI, इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 डायमेंशंस ऑफ HDI, यही सेम, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर ड्रॉ करना तो ऐसे कर सकते हैं, HDI फॉर फीमेल, HDI फॉर मेल, ये दोनों में सेम है, खाली लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एज अलग अलग हम कंपेयर करते हैं जब निकालना होता है। सो लिख लीजिए, सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, न्यूज़ में इसलिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, सो लिखिए उसमें, इट इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, it based on 4 dimensions, it based on 4 dimensions. First, health survival, second, educational attainment, third, economic participation, and opportunities, fourth, political empowerment, अब रिसेंट में लिखिए, India's rank in global gender gap index 2022 is 135 out of 146 countries. नो डाउट इम्प्रूव हुआ है थोड़ा सा रैंक, लास्ट टाइम 140 था, बट स्टिल देखा जाए तो बहुत पीछे हैं, ठीक है। सो लिखिए इंडियाज ओवरऑल, ये लिखा आपने रैंक, उसके बाद लिखिए इंडियाज ओवरऑल स्कोर, India's overall score has improved. India's overall score has improved from 0.625 ब्रैकेट में लिखिए इन 2021, क्योंकि 22 में रिपोर्ट आई है, मतलब 22 का डेटा है, अब 23 की रिपोर्ट अभी आएगी, बाकी है, जब वो आएगी तो इसको अपडेट कर देंगे। इसी के साथ इंडियाज ओवरऑल स्कोर हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम 0.625 इन 2021 टू 0.629 2021 में 0.625 to 0.629, which is its seventh highest score, which is its 7th highest score in 16 years, in last 16 years। देखिए तो 2022 में मैं एक टेबल बना रहा हूँ कंपैरिजन के लिए आपके, ठीक है, उसको ध्यान रखिए, मैं रैंकिंग भी लिख रहा हूँ, सो आप भी साथ में वो सारी चीज़ें लिख लीजिए। देखिए
पहला है हेल्थ एंड सर्वाइवल, बस सर्वाइव लिख दीजिए। दूसरा है हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, लिख लेते हैं। कोई भी ऑर्डर चलेगा, आपने अगर ऑर्डर अलग लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एम्पावरमेंट। तीसरा एजुकेशनल अटेनमेंट, एंड अपॉर्चुनिटीज। ये डायमेंशन मतलब ये रिपोर्ट जो है वो चार डायमेंशंस पे होके आती है। एंड लास्ट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। अब थोड़ा करंट डेटा लिख लेते हैं। यहाँ मैं एक तरफ 2022, ठीक है, और एक तरफ 2021। और देखिए इस बार यहाँ पे 156 कंट्रीज़ यूज़ की गई थी, यहाँ पे 146 कंट्रीज़ का कंपैरिजन किया गया, रैंक जो दिया गया है, ठीक है। सो इसमें इंडिया का रैंक आया है, ओवरऑल रैंक जो है वो 135 है हमारा, ठीक है, वो तो हमने लिखा। और इसमें इनिशियली 2021 में कितना था, 40, तो ओवरऑल रैंक ऊपर लिख रहा हूँ, फिर इनका अलग से रैंक लिखेंगे। इनका 135 आउट ऑफ 146, और यहाँ था हमारा 140 आउट ऑफ 156, ठीक है। सो अब देखिए सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। हेल्थ एंड सर्वाइवल में आपका रैंक अभी इंडिया का 146 है, ओहो बहुत पीछे हैं। और ये बहुत ज़्यादा पीछे था इन 2000, यानी हम लास्ट ही हैं हेल्थ एंड सर्वाइवल में, लगभग हम लास्ट ही हैं, लगभग क्या लास्ट ही हैं, ठीक है। फिर एजुकेशनल अटेनमेंट में हमारा रैंक जो है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पहले ले लेते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमारा रैंक है 48 अभी, और पहले कितना था 51, तो ये तो ठीक ठाक ही है, बट फिर भी पीछे हैं। वैल्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी वैल्यूज़ भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। इसका है 0.937, और यहाँ था हमारा सेम ही था, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा सुधार आया नहीं है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 0.267 सेम ही रहा है, ठीक है, नहीं यहाँ 76 था, ओके, ठीक है। ये सब याद नहीं रखना आपको, मैं सिर्फ कंपेयर करके बता रहा हूँ। एजुकेशनल अटेनमेंट में आप देखेंगे, हाँ, बट इतना पता होना चाहिए कि हम किस में सबसे बेटर हैं और किस में हमारा रैंक बहुत ज़्यादा ख़राब है। 107 था, यहाँ पे 114 था, तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में 143 अभी है, एंड यहाँ पे 151, ठीक है। तो आप रैंकिंग देखेंगे तो हम सबसे बेटर अभी भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, बट स्टिल हमसे भी ख़राब कंट्रीज़ हैं, मतलब जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में लेते हैं। तो अभी हमारा रैंक 48 है, बट हेल्थ एंड सर्वाइवल में तो हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। फिर यहाँ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में भी हम बहुत पीछे हैं। तो मतलब देखा जाए तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है। सो आपको ये टेबल ड्रॉ करना है तो कर लीजिए, ये याद रहेगा, सही है। रैंकिंग चाहिए आपको तो मैं ईयर वाइज बता देता हूँ। 108 रैंक था इन 2018 आउट ऑफ 149 कंट्रीज़। 112 रैंक था आउट ऑफ 153 कंट्रीज इन 2020। 140 रैंक था आउट ऑफ 156 कंट्री, वो तो हमने लिखा। एंड अभी 135 रैंक है। हमेशा नंबर 1 कंट्री रहता कौन है? आइसलैंड। इस बार भी वही है, 13th टाइम हो चुका है ऐसा कि वो फर्स्ट रैंक पे रह रहा है, ठीक है। उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, यानी यूरोपियन कंट्रीज। अब लिखिए वाई न्यूज़। वाई न्यूज़ अच्छा, पहले ये भी लिख लीजिए 0 से 1 वाला। हमारा हेल्थ एंड सर्वाइवल अच्छा है, बट हमसे बहुत अच्छा बाकी कंट्रीज का है। सो लिखिए each of 4 sub indices, each of 4 indices, sub indices, as well as overall index, as well as overall index
ऑफ GGG लिख लीजिए, फॉर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, प्रोवाइड स्कोर्स बिटवीन 0 to 1, प्रोवाइड स्कोर्स बिटवीन 0 to 1, where 1 shows full gender parity, where 1 shows full gender parity and 0 is completely imparity, 0 is completely imparity. सो देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लास्ट हैं और यहाँ पे जो हमारा नंबर है 0.937 है, बट 0.937 में भी बाकी कंट्रीज उस मामले में हेल्थ एंड सर्वाइवल में ज़्यादा बेटर है हमसे, ठीक है, इन मेल और फीमेल के कंपैरिजन में, इस तरीके से कंपेयर जो करते हैं, ठीक है। सो पॉलिटिकल वगैरह तो हम लिख ही चुके हैं सारी चीज़ें, सो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस ये एक ऐसे वाई न्यूज़ लिखो आप। लिखो, रिसेंटली न्यूजीलैंड इज अमॉन्ग अ हाफ डजन, पहले भी और भी कंट्रीज थी जिनकी 50% ज़्यादा था, बट उसमें न्यूजीलैंड भी इंक्लूड हो गया। सो रिसेंटली न्यूजीलैंड इज अमॉन्ग अ हाफ डजन नेशंस इन द वर्ल्ड that can claim at least 50% female representation. New Zealand is among a half dozen nations in the world that can claim at least 50% female representation, at least 50% female representation in their parliament by 2022. In parliament by 2022. Other nations includes Cuba, Rwanda, RWANDA, Mexico, United Arab Emirates and Nicaragua, NICARAGUA, मतलब 6 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट 50% से ज़्यादा हो गया। जो 5 अभी मैंने आपको लिखा है, क्यूबा, मैक्सिको, निकारागुआ, रवांडा, यूनाइटेड अरब्स, एंड अब आ गया उसमें ऐड हो गया है न्यूजीलैंड भी, ठीक है। उसके बाद लिखिए इंडियन सिनेरियो। एज पर द लेटेस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेटा, ऐसा हेड लिखिए, एज पर द लेटेस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेटा, एज ऑफ अक्टूबर 2021, women represents 10.5% of the total member of the parliament. Women represents 10.5% of the total parliament members of the parliament. Next, the scenario for women MLA यानी states में, the scenario for women MLAs across all state assemblies in India, is even worse, with the national average being 9%, a pitiable 9%. ठीक है, सो कोई बहुत अच्छी पोजीशन है नहीं हमारी इस मामले में। नाउ लिखिए, व्हाट आर द रीज़न फॉर लो रिप्रेजेंटेशन। उसमें 1-2 सब पॉइंट्स लिख लीजिए, क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला, जेंडर स्टीरियोटाइप्स तो है ही हमारी कंट्री में, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी क्या हुआ कि सिंपल सी चीज़ है कि लड़का ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, हमारी लड़की बाहर नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। सो पहला, जेंडर स्टीरियोटाइप्स,
एनकरेज करना चाहिए कि आप कर सकते हो, आप बाहर जाके करो, जो लड़के करे वो ये लड़कियां भी कर सकते हैं। सेकंड, लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। सेकंड लिखिए, लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। ठीक है। थर्ड, वर्क एंड फैमिली। वर्क एंड फैमिली। फोर्थ, अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट। अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट। फिफ्थ, कंपटीशन। हमेशा मेल मेंबर यही कोशिश करता है कि कैसे भी फीमेल को आगे ना आने दिया जाए, कंपटीशन। सिक्स्थ, लैक ऑफ रिसोर्सेस। लैक ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। सो जेंडर्स ये कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप, ऐसे में भी वुमेन्स पे ऐसे रहता ही है जेंडर के बेसिस पे, बहुत टाइम पे बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम है, माइंड सेट ही ऐसा है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, कंपटीशन, लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है आपको। अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट, सोशल कंडीशनिंग। सोशल कंडीशनिंग लिखिए, गवर्नमेंट एफर्ट्स। क्या गवर्नमेंट ने किया? गवर्नमेंट एफर्ट्स। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2008। फर्स्ट लिखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2008। क्या है ये लिख लीजिए एक लाइन में। इट proposes to amend the Constitution of India. It proposes to amend the Constitution of India to reserve 1/3 of the seats. To reserve 1/3 of the seats. But हुआ नहीं, बिल ही रह गया ये। It proposes to amend the Constitution of India to reserve 1/3 of the seats. ये सब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे और डिटेल में। 1/3 of the seats in the lower house of Parliament of India. In the lower house of Parliament of India, the Lok Sabha, and in all stateless assemblies, or in all state assemblies for women. सेकेंड, आपको पता ही है, हम ये पॉलिटी में और डिटेल में पढ़ेंगे, पंचायत राज सिस्टम। सो लिखिए, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। हमें पता है ना, वहाँ तो दिया हुआ है, तो वो जब पंचायत हम करेंगे उसमें मैं लिखवाऊंगा आपको डिटेल में, जब हम पॉलिटी करेंगे। ठीक है। सो एंड एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी थी इस पे रिकमेंडेशन देने के लिए। सो लिख लीजिए, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावर ऑफ वुमेन। अब ये तो हमने सिर्फ इसको पॉलिटिकल के टर्म्स में लिखा। एक लास्ट लिख लीजिए, व्हाट आर द इंडियन इनिशिएटिव। व्हाट आर द इंडियन इनिशिएटिव टू रिड्यूस जेंडर गैप इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। उसमें लिख लीजिए, पहला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, आप ऐसे मेंस के राइटिंग में हर जगह यूज़ करना है हमें। ठीक है, दिमाग लगाना है, घुमा फिरा के आंसर्स को यूज़ करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ स्पेसिफिकली पढ़ सकते हैं ऐसे हर चीज़ के लिए। आपको हर सब्जेक्ट को मिक्स करके जो जहाँ से मिले वहाँ से उठा के रखना है। और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे इसका एप्लीकेशन हर पेपर में पड़ जाता है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सेकेंड, महिला शक्ति केंद्र। थर्ड, सुकन्या समृद्धि योजना। फोर्थ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये एजुकेशनल बैकवर्ड फीमेल्स जो थी उनके लिए बनाया गया था। सिक्स्थ, महिला पुलिस वॉलंटियर्स। ठीक है, ये सब स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने चलाई हुई थी इनको इम्प्रूव करने के लिए, इनकी कंडीशंस। ठीक है। सो नेक्स्ट, एमपीआई। देखिए, एमपीआई जो है ना, मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स, ये इसमें 10 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट एमपीआई कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। सो हेडिंग डालिए एमपीआई, हेडिंग डालिए एमपीआई। सो एमपीआई लिखिए उसमें,
पहले तो कौन रिलीज करता है, हर रिपोर्ट का पता होना चाहिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन कर रहा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हमने लिखा था। अब लिखिए MPI वॉज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 2 लोग मिलकर करते हैं, UNDP एंड ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफर्ड OFI पॉवर्टी, ऑक्सफर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, की फाइंडिंग्स लिखिए, की फाइंडिंग्स लिखिए। अभी क्या हमारा रिसेंट है वो लिख लीजिए। इंडिया हैज़ बाई फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड, और ये रिपोर्ट 2010 से ही स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये भी मेन 3 डायमेंशन है इसके, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर उसके अंदर सब ये क्या बोलते हैं, सब इंडिकेटर्स हैं। जैसे ये हेल्थ में आपका न्यूट्रिशन है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से मतलब वो देते हैं। एक तो न्यूट्रिशन है, जो बच्चा मतलब उसको कितना खाना मिलता है या कोई भी, ठीक है। फिर सैनिटाइज, ये जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है, कि खाना कैसा मिल रहा है, कपड़े कैसे पहन रहे हो, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। मैं ये आपको है ना इतना सारा लिख नहीं सकते हम, तो इसका डिस्क्रिप्शन में ही इसका मैं प्रॉपर नोट्स में MPI के बेसिस पे दे दूंगा, बट कुछ फाइंडिंग्स खाली लिख लीजिए। इंडिया इज बाई फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल्स वर्ल्ड वाइड एट 22.8 करोड़। तो हमारे पास अभी टोटल पॉपुलेशन पुअर्स कितने हैं, 22.8 करोड़। ऑब्वियस हमारा पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। फॉलोड बाई नाइजीरिया at 9.6 crore, followed by Nigeria 9.6 crore. The incidence of poverty fell from 55.1% in 2005-6 टू 16.4%। काफ़ी इम्प्रूव किया हमने। सोचो 55% पॉवर्टी थी हमारी 2005-6 में, अभी हमारी 16.4% है इन 2019-20 इन द कंट्री। The deprivations in all 10 MPIs indicator, total 10 indicators हैं से, all 10 MPI indicators saw significant reductions as a result of which MPI values and incidence of poverty more than half। स्टेट्स की बात करें तो सबसे बुरा हाल जो है, एक तो वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, मतलब पहले वेस्ट बंगाल की हालत ख़राब थी, वो टॉप 10 पुअरेस्ट में था, बट अब उसको हमने वहाँ से इस बार निकल गया है, मतलब उसने सुधारा तो है खुद के अंदर, ठीक है। तो अभी जो 10 स्टेट्स हैं वो है बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश। इतना सारा लिखिए मत, मैं इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। उत्तर प्रदेश, आसाम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा रिडक्शन कहाँ हो रहा है, गोवा में हो रहा है एंड जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये सब रिसेंट डेटा है। और जो 10 इंडिकेटर्स हैं उसमें देखिए, जैसे कि हेल्थ में न्यूट्रिशन है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, ठीक है। फिर एजुकेशन में आपका मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग आ जा रहा है, ठीक है, स्कूल अटेंडेंस। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपके बहुत सारे कुकिंग, फ्यूल, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें। सो ये इंडिकेटर्स हैं इसके। सो ये भी एक इंडेक्स ही है, और इसको मेन हमें ये पता चलता है किससे, 2-3 चीज़ें तो लिखिए इसके रिलेटेड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स नेक्स्ट, ठीक है। तो MPI को मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा क्योंकि बहुत बड़ा है, उसको इतना लिख नहीं सकते हम, टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो नोट्स में उसको कहीं चिपका दीजिएगा एक पेज पे। वैसे तो लिखवा ही दिया जो मैंने काम का है, कौन रिलीज़ करता है, कब से स्टार्ट हुआ है रिलीज़ करना, 10 इंडिकेटर्स होते हैं, आपको गो थ्रू करना है तो मतलब खाली ऊपर से देख लीजिएगा, बाकी बहुत बड़ा मैटर नहीं है वो, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स लिखिए, इट इज़ पब्लिश्ड बाय
इट इज पब्लिश्ड बाय, 3 लोग मिलके करते हैं, लिखना पड़ेगा अच्छे से। पहला, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, IFRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेकंड, ये फर्स्ट, वेट हंगर लाइफ, वेट हंगर लाइफ, ये 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसको करते हैं। एंड लास्ट, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, तीनों मिलके निकालते हैं, तो याद रखिएगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये भी 4 इंडिकेटर्स यूज करता है, लिखिए। बेस्ड ऑन 4 कंपोनेंट्स, बेस्ड ऑन 4 कंपोनेंट्स। पहला, अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। अंडर न्यूट्रिशन या अंडर नरिश्ड मतलब क्या हुआ? लैक ऑफ फूड, लेस न्यूट्रिशियस डाइट, या फिर बीमार है। कैलोरी डेफिशिएंसी, ब्रैकेट में लिख लीजिए कैलोरी डेफिशिएंसी, बच्चों को खाना ही नहीं मिल रहा। अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। सेकेंड लिखिए चाइल्ड स्टंटिंग, अब ये आ सकता है उसमें आपका प्रीलिम्स में, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी, मैच द फॉलोइंग में क्या होता है? तो लिखिए चाइल्ड स्टंटिंग, लो हाइट फॉर एज, लो हाइट फॉर एज, ब्रैकेट में लिखिए लो हाइट फॉर एज, लो हाइट फॉर एज, मतलब बच्चों की एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ रही है, और ऑब्वियस है नरिश्ड फूड नहीं मिलेगा तो कैसे बढ़ेगी? तो उसी को बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। कुछ कुछ क्लास होती है जिसमें समझना कम लिखना ज़्यादा पड़ता है, मैं समझ रहा हूँ, बट क्या करें, ये सब फैक्चुअल डेटाज हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर कर चुके हैं पहले इन सारे रिलेटेड, बट फैक्चुअल डेटा से हमें लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है, सेकेंड लिखिए, थर्ड लिखिए चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट, लो वेट फॉर हाइट, यानी वेट नहीं बढ़ रहा बच्चों का हाइट के हिसाब से, सो चाइल्ड वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट। एंड लास्ट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, उसमें लिखिए डाइड बिफोर 5 ईयर ऑफ एज, डाइड बिफोर 5 ईयर ऑफ एज, डाइड बिफोर 5 ईयर ऑफ एज। ठीक है, एंड लिखिए उसके बाद 4 फैक्टर्स क्लियर हुए, अंडर नरिश्ड, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड ये वेस्टिंग, ये चारों याद रखना डायमेंशन जो यूज़ होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेजर करने के लिए। ठीक है, एंड इसमें जो इंडिया का रैंक है, रैंक लिखिए 103 अमॉन्ग 119 कंट्रीज। वन 103 to 119। ठीक है, अब मुझे आज थोड़ा सा अर्जेंटली जाना है कहीं पे। ठीक है, सो मैं अभी क्लास ये स्टॉप कर रहा हूँ, ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब मान के चलिए ना कि नेक्स्ट लेक्चर में 20 से 25 मिनट इस चैप्टर के होंगे, फिर हम इन्फ्लेशन चालू करेंगे। बट अभी के लिए या तो फिर हम बाद में इसको एक साथ दोनों वीडियोस आप लोगों को जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको मिल जाएगी, तो ठीक है। तो आप लोग अभी प्रैक्टिस सेशन हम दे देंगे, वो वर्कशीट दे देंगे, वो आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, सो ये मेन इंडेक्सेस थे, मतलब हमने HDI तो ख़त्म कर ही लिया, बट 1-2 चीज़ें मुझे और बतानी है आपको, और जैसे कि साइकोलॉजिकल वेलबींग इंडाइसिस करवाना है मुझे, फिर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो भूटान लेके आया नया हैप्पीनेस के बेसिस पे। तो 1-2 चीज़ें ही हैं, ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट का ही और है, बट अर्जेंटली जाना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, एक अर्जेंट काम आ गया अभी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाल नहीं सकते। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और तब तक के लिए आप लोग इतना पूरा रिवाइज़ कीजिए, ख़त्म कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये थोड़ा सा पोर्शन ही है उसको ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है, एंड फिर हम इन्फ्लेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल 3 के साथ जाएंगे, फिर इन्फ्लेशन, उसके बाद बैंकिंग। इन्फ्लेशन भी अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस हर साल प्रेडिक्टेबल होते हैं, उससे आते ही हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।